से बाद ये सब इस तरह की पढ़ाइयाँ ख़त्म ही हो जाएंगी, आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। ये क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा जी, आज 16 नवंबर है, 16 सितंबर है और 3 बजे हैं। ये A2 इकनॉमिक्स की क्लास से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए चैप्टर 48 से शुरू करता हूँ। पॉलिसीज़ टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप लोगों को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखें, ये पाकिस्तान है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में बाहर से जो जितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जितना फाइनेंस में या फॉरेन करेंसी में कितना इन जो पैसे होते हैं उसको क्रेडिट कहते हैं। जब हम मुल्क से जा रहे होते हैं तो उसको हम डेबिट कहते हैं। अब ये इन जो है वो बहुत सी वजह से पाकिस्तान में डॉलर या फॉरेन करेंसी आ सकती है। उस उसको एक हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकॉर्ड करता है और वो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड बनाता है कि कितनी फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आई है और किस वजह से आई है और कितनी आउट हुई है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट होते हैं, एक को हम कहते हैं करंट अकाउंट, दूसरे को कहते हैं कैपिटल अकाउंट और तीसरे को कहते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंट। ये 3 अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं। करंट अकाउंट के अंदर 4 चीज़ें होती हैं: ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज ट्रेड, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। ये 4 होती हैं। फिर शायद कैपिटल अकाउंट, ये सारा AS लेवल में था कैपिटल अकाउंट वाला, और हमारे पास जो नहीं, करंट अकाउंट उसमें था, AS में था। कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट A2 का सिलेबस जो आप कर रहे हैं इसमें है, शायद यही इसमें पढ़ाया जा रहा है कि क्या होता है। अब हमारे मुल्क में अगर जो करेंसी आए, पहले जल्दी से करंट अकाउंट के बारे में बता दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या बताएं जी मुझे क्या हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में अब्दुल्ला? कौन से 3 अकाउंट होते हैं? पहला कौन सा अकाउंट? हम्म, दूसरा? दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। अब करंट अकाउंट जो है वो उसमें जो है 4 चीज़ें होती हैं। एक को कहते हैं हम ट्रेड ऑफ गुड्स, यानी गुड्स अगर एक्सपोर्ट करें तो उनकी वजह से हमें पैसे आएंगे, और अगर हम गुड्स इंपोर्ट करें तो हमसे फॉरेन करेंसी जाएगी। इसी तरीके से ट्रेड ऑफ सर्विसेज और फिर प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम ये होती है कि जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अब्रॉड, उसके ऊपर जो इनकम हमें मिलती है उसको प्राइमरी इनकम कहते हैं। और फिर सेकेंडरी इनकम एड, गिफ्ट एंड डोनेशंस होती हैं। ये तो था करंट अकाउंट। अब उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में दरअसल 3 चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। एक तो ये होती है कि मनी ब्रॉट इन एंड आउट बाय माइग्रेंट्स। जब यहाँ से हम कोई पाकिस्तानी जाएंगे तो जेब में ऐसा छोटा सा अकाउंट होता है, इट्स अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड इट इज़ यूजुअली मर्ज और मिक्सड विद द फाइनेंशियल अकाउंट। आमतौर पर ये दोनों कैपिटल एंड फाइनेंशियल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन फिर भी समझाते हैं कि कैपिटल अकाउंट में 3 बातें हम लिख लेते हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास मनी brought in and out by migrants, money brought in and out by migrants। जब लोग जाते हैं तो कुछ पैसे इधर उधर जेब में ले जाते हैं, तो छोटा सा उसकी वजह से भी मुल्क के अंदर या करेंसी आ रही होती है या जा रही होती है। दूसरा चीज़ ये होती है गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस। गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस, माफ़ कर दिया कर्ज़ा, तो समझें अगर कर्ज़ा माफ़ कर दिया तो पैसे हमारे पास आ गए, क्योंकि अब जाए उसकी वजह से जाएंगे नहीं। और तीसरी चीज़ होती है सेल एंड परचेज ऑफ, सेल एंड परचेज ऑफ कॉपीराइट। जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। इनटेंजिबल एसेट्स ये है कि अगर मैंने कोई किताब लिखी है और उसके कॉपीराइट्स न्यूयॉर्क टाइम मुझसे मांग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रहेगा कॉपीराइट्स में। कॉपीराइट, पैटेंट्स, और एक होता है कॉपीराइट, एक होता है पेटेंट, और एक होता है हमारे पास एक और चीज़ होती है कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इनकी सेल एंड परचेज कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आती है। ठीक है जी। अब ज़रा देखें जी, हमारे पास करंट अकाउंट तो आपने पढ़ा था पहले। अब आ जाता है जी फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फाइनेंशियल कैपिटल अकाउंट को ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या आता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर
For most countries, the capital account is relatively the small part of the balance of payment. It includes non-produced, non-financial assets. ना इसमें फाइनेंस शामिल है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं शामिल, और ना ही इसमें जो है वो होता है। इधर देखो क्या कर रहे हो, इधर देखो वापस से। उसके बाद क्या, एग्जाम्पल ऑफ आइटम इन द कैपिटल अकाउंट आर गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस, एक चीज़ डेट फॉरगिवनेस, कर्जा माफ, तो वो भी एक तरह की मनी हमारे पास इन आ जाती है, मतलब जो पैसे देने थे वो नहीं दिए। और मनी ब्रॉट एंड इन आउट बाय माइग्रेंट्स जो है वो जब आते हैं तो उनकी जेब में कुछ पैसे होते हैं, वो ले आते हैं, वो भी बहुत थोड़ी अमाउंट होती है लेकिन फिर भी मुल्क में आ तो रही होती है। एम्बेसीज की बात है। द सेल एंड परचेज ऑफ कॉपी राइट्स, एक चीज़ है कॉपी राइट्स होती है, दूसरी चीज़ है इसमें पेटेंट होता है। कॉपीराइट हमेशा जो किताब वगैरह लिखते हैं उसके राइट्स को कॉपीराइट्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। यानी कॉपीराइट्स फ़िल्म को भी कह सकते हैं, किताबें लिखने वाले को भी कहते हैं, उनके कॉपीराइट्स होते हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। यूट्यूब भी कॉपीराइट्स ही मेरा ख्याल है यूज़ करता है। ट्रेडमार्क्स, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि केएफसी का ट्रेडमार्क यूज़ कर लूँ, उसको यूज़ करने के बड़े पैसे मुझे देने पड़ेंगे, और जब केएफसी के यूज़ करने के पैसे मैं दूँगा तो वो पाकिस्तान से फ़ॉरेन करेंसी जा रही होगी दूसरे मुल्क में। और अगर पाकिस्तान का कोई जी पंजाब बिरयानी का ट्रेडमार्क कोई ले रहा है, चीज़ियस का लेते हैं बाहर इंग्लैंड में, अगर चीज़ियस अपना ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं तो उसके वो पैसे जब देंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में यूज़ होंगे। पेटेंट ये चीज़ होती है कि अगर मैं कोई इन्वेंशन कर लूँ, कोई चीज़ बनाना है, यानी अब मैं कोई ऐसा करता हूँ कि पानी से चलने वाली गाड़ी बना लेता हूँ, हवा में लिखने वाला पेन बना लेता हूँ, जिसकी टेक्निकल नॉलेज या रिसर्च मैंने की है, तो मैं उसको पेटेंट करवा देता हूँ। देन नो 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 वन एल्स कैन यूज़ दैट पैटर्न, दैट मेथड। तो व्हेन दे वो जब यूज़ करेंगे तो उनको फिर कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसको पैटेंट कहते हैं, ठीक है। और उसमें एक और बात है, मिनरल राइट्स भी होते हैं। मिनरल राइट्स, आप मिनरल्स ये भी साथ शामिल कर लें, ये कैपिटल अकाउंट में होता है। फिर एक और चीज़ होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो बड़ी चीज़, बड़ा सा अकाउंट होता है, उसमें बेसिकली चार चीज़ें शामिल होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो है वो चार चीज़ें जो है वो है हमारे पास, एक को कहते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंट में जो चार चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं जी नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंट में शामिल होता है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। शायद फाइनेंशियल अकाउंट बड़ा हिस्सा होता है फाइनेंशियल अकाउंट में। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होती है कि अगर फॉरेनर पाकिस्तान में आए और यहाँ आकर प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करवा लें, यानी अपने नाम करवा लें, उसके नाम हो जाएगी, ज़मीन वो ले रहा है, घर ले रहा है, कंपनी का ओनर बन रहा है और कंपनी उसके नाम पर आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि बाहर वाला एक आदमी पाकिस्तान में आया और यहाँ के बैंकों में पैसा रखा, ठीक है, यहाँ के उसने कंपनियों के शेयर खरीद ले लेकिन ऑनर नहीं बना, यानी अकाउंट उसके नाम पे नहीं हुआ, उसको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी या ओनरशिप उसके नाम नहीं हुई, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। पोर्टफोलियो एक होती है अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट ये चीज़ होती है कि आमतौर पर जब गवर्नमेंट जो है या बैंक्स दूसरे मुल्कों से लोन लेते हैं तो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मसलन पाकिस्तानी बैंक अल हबीब को पैसे चाहिए तो वो लंदन बैंक से लोन ले रहा है, तो उस लोन लेने की वजह से तो पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी आ गई ना, हम तो खुश हैं डाई लोन लिया हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए तो लोन है, बैंक अल हबीब के लिए तो लोन है, लेकिन उनके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये नहीं है कि मैं जब वन साइड बता रहा हूँ कि जब भी, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तानी अगर बाहर जो है वो घर खरीदता है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन जब बाहर वाला पाकिस्तान में आकर चीज़ देता है तो वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों का इन और आउट दोनों होते हैं। मसलन ये देखें कि जब भी मनी जाती है, अब अब्दुल्ला कुछ पूछ सकते हैं, रोक के पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये ख्याल होता है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आप इतने तवज्जो से सुन रहे होते हैं कि शायद समझ आ रहा हूँ, ठीक है।
जी। अच्छा, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, और एक चीज़ होती है उसे कहते हैं रिजर्व एसेट्स। क्या? रिजर्व एसेट्स। रिजर्व एसेट्स का मतलब है कि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन करेंसी, रिजर्व एसेट तीन चीज़ों को कहते हैं। एक हमारे पास जो गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, दूसरा जो है वो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स जो होते हैं, और उसमें एक एस डी आर्स होते हैं। एस डी आर्स कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। वो आई एम एफ की करेंसी को कहते हैं, आई एम एफ की करेंसी को, यानी उनसे भी, आई एम एफ की जो करेंसी उससे भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट उसी वक्त बाय कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह की चीज़ बनती है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप, अगर मैं यहाँ से बताऊँ, ये इसमें देखें ज़रा, तो पहला आता है हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है फाइनेंशियल एसेट्स में। तीन तरह की चीज़, चार तरह की चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं, ठीक है जी। मुझे बताएं यार, पहला क्या आएगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होती है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो होती है जब ओनरशिप या टाइटल आपके नाम चेंज हो जाता है कंपनी का, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला, दूसरा कौन सा होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये होता है ना कि आपके पास ओनरशिप तो नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट, रेंट और इनकम मिल रही होती है। और अदर इन्वेस्टमेंट, इंटर बैंक्स, इंटर गवर्नमेंटल लोन, जो गवर्नमेंट एक दूसरे गवर्नमेंट को लोन देती है, और जो बैंक्स एक दूसरे से लोन लेते हैं, वो अदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। और एक होती हैं रिजर्व एसेट्स। रिजर्व एसेट्स जो है वो हमारे पास फॉरेन करेंसी के कितने अकाउंट पड़े हुए हैं, कितने गोल्ड के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, कितने एस डी आर्स के पड़े हुए हैं, इनको हम रिजर्व एसेट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब होता कुछ यूँ है, बात ये है, बस मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने ये फाइनेंशियल अकाउंट में तो देख लिया। फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसमें टाइटल ऑफ द अकाउंट उनके नाम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मैंने बताया यही लिखा है, न्यू प्लान जैसे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कि नाम टाइटल तो नहीं चेंज होता, आप खरीदते तो नहीं है, लेकिन लीगल कंट्रोल आपके पास नहीं रहता। और अदर इन्वेस्टमेंट्स, वो लोन की बात की थी कि फाइनेंशियल जो जो गवर्नमेंट एक दूसरे को लोन देती है और बैंक्स जो एक दूसरे को देते हैं। और उसके बाद एक रिजर्व एसेट्स होते हैं। रिजर्व एसेट जो है वो तीन चार तरह की चीज़ें होती हैं। एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट, गोल्ड के रिजर्व और एस डी आर वगैरह। एस डी आर आई एम एफ की करेंसी को कहते हैं, एस डी आर स्पेशल ड्राइंग है, ये लिखा होगा कहीं पे, द आई एम एफ मॉनेटरी फंड्स एंड चेंज इन द करेंसी रिजर्व, तो उसको कहते हैं। अब बात तो ये समझ आ गई, मैं एक टिपिकल किस्म का जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट बनाता हूँ। बेसिकली पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। तीन किस्म के जो है वो अकाउंट है ना, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं कहता हूँ कि तीन किस्म के अकाउंट आते हैं। एक तरफ डेबिट ले लेता हूँ मैं, डेबिट ले लेता हूँ, और एक तरफ क्रेडिट ले लेता हूँ। क्रेडिट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आई है, और डेबिट का मतलब है गई है। डेबिट नहीं हमारे लिए अच्छा, डेबिट नहीं अच्छा, और क्रेडिट अच्छा है, क्योंकि क्रेडिट आया है ना हमारे पास। हमारे पास जब करेंसी आती है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं, जब गुड्स चली जाती है हमसे तो उसके बदले हमें करेंसी आती है तो उसको क्रेडिट कहते हैं। अब करंट अकाउंट जो है, पहला करंट अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है, और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंट है, तीन है। अगर इसमें हमारे पास डेफिसिट है, करंट अकाउंट में लेट सपोज के 200 मिलियन का डेफिसिट है, यानी माइनस में है ना, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सरप्लस है जी, कितने का, पाँच, छोटा सा तो अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। और फाइनेंशियल, अब इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि ये हमेशा बैलेंस होता है। यहाँ पर फिगर क्या होनी चाहिए हमेशा जो है, अगर ये हो तो ये 195 है, लेकिन ये चले 197 हो जाती है। सर अगर डेफिसिट है तो डेबिट साइड में नहीं लिखोगे? नहीं, मतलब दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए ना। यहाँ पर जितना हमारे पास क्रेडिट है उतना ही डेबिट होना चाहिए। ये कितना बन गया, 205, 202 बन गया, 202 बन गया ना। तो इस साइड पे फिर आ जाएगा ना नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं, ये यहीं पर हर साल के लिए बैलेंस होता है, हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, टेक्निकली थ्योरेटिकली ये रहना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा अकाउंट है कि कुछ चीज़ें ओमिट हो जाती हैं ना, रिकॉर्ड करने से रह जाती हैं, कुछ का पता नहीं चलता। तो उसको बराबर करने के लिए ना, मतलब ये जो, अगर एक और बात भी समझ आ रही है कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो वो डेफिसिट हमें फिर कवर करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल अकाउंट से। मतलब ये जो नुकसान है, डेफिसिट है, इसको पूरा करने के लिए करंट अकाउंट में फिर ज़रूर जो है वो आउटफ्लो होना चाहिए, अगर यहाँ पर इस तरह से है तो।
दोनों को बराबर, इनको बराबर करने के लिए एक एंट्री डाली जाती है जिसको कहते हैं नेट एरर एंड ओमिशन। क्या कहते हैं? नेट एरर एंड ओमिशन। नेट एरर एंड ओमिशन का मतलब है एंट्री इज प्लेस्ड टू मेक द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस। तो ताकि ये बैलेंस हो जाए, कुछ इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली तो ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड करने में वो इक्वल नहीं होता, इसलिए कभी हमसे भूल गया होगा, रिकॉर्ड नहीं कर सके होंगे हम, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की फलां फलां फलां। क्या कहा मैंने? अब्दुल्ला, मैंने क्या कहा? नेट एरर एंड ओमिशन क्या होता है? ऐड करते हैं हम उसको, तो उस एंट्री को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना? मैं की टर्म्स में चला जाता हूँ, और ये चैप्टर नंबर शायद 47 है या क्या है, आई थिंक 40। बिजनेस, ये बिजनेस है, कैश फ्लो, ये तो बिजनेस है, इकोनॉमिक्स का हमारा है, ये तो बिजनेस है। इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इकोनॉमिक्स फोर्थ एडिशन, और इसमें की टर्म्स यहाँ पर पढ़ी थी मैंने सारी, ये पढ़ी हुई है। चैप्टर नंबर कौन सा है ये हमजा? 47 है। अच्छा जी, 47 में चले जाते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है वो। 48 आ गया। अच्छा जी, 48 है ये। तो 48 में एक ही ये लिखा हुआ है, नेट एरर एंड ओमिशन ना। नेट एरर एंड ओमिशन होता है ए फिगर इंक्लूडेड टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंसेस, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाए, उसको नेट एरर एंड ओमिशन कहते हैं, सम टाइम कॉल्ड द बैलेंसिंग आइटम। ठीक है जी। तो अब आपको एक, हमें पता चल गया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके तीन अकाउंट होते हैं, एक को करंट अकाउंट कहते हैं, दूसरे को फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं, और तीसरे को कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि हर एक की आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ गया कि करंट अकाउंट में ट्रेड ऑफ गुड्स सर्विसेज और ये चीज़ें शामिल होती हैं, और दूसरे में जो है वो नहीं होती, ठीक है ना? अब यूँ करते हैं हम, अब बुक की तरफ चलते हैं ज़रा। यहाँ पे हम लोग को एक है एक्सपेंडिचर, नहीं बुक तो यहाँ पर है ना, बुक जो है वो देखते हैं हम लोग, जो है ना वो इसमें यूँ चल रही है। क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिसिट कब होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपका अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो फिर फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिसिट होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर आपस में इक्वल होना होता है। और अगर फाइनेंशियल अकाउंट में सरप्लस है तो इसका ज़रूर मतलब है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जहाँ पर हमेशा करंट अकाउंट में डेफिसिट रहता है, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंट के सरप्लस होता होगा। सही है, नेट एरर एंड ओमिशन को हमने पढ़ लिया। अब बात यह है कि एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल मॉनेटरी सप्लाईज, तीन तरह की, चार कौन कौन सी पॉलिसी लिखी हुई है? फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी से भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से भी ठीक कर सकते हैं, सप्लाई साइड पॉलिसी से भी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से भी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी से भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी, अगर अब्दुल्ला, अगर आपने फिजिकल पॉलिसी से बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है ना, तो उसका तरीका पता है क्या होगा? आप टैक्स ज़्यादा कर दें। जब टैक्स ज़्यादा कर देंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो वो फिर कम लोकल मैन्युफैक्चर गुड्स भी कम खरीदेंगे, और साथ ही वो इंपोर्ट भी कम खरीदेंगे, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आप इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा कर दें, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे फिर लोग जो है वो कम बाय करेंगे ना, क्योंकि लोन कम लेकर वो स्पेंड करेंगे, उससे भी फिर कम इम्पोर्ट होगी ना। नहीं, ये A2 का पड़े। अच्छा, उसके बाद फिर सप्लाई साइड पॉलिसी में ये है कि अगर हम एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हाँ, मॉनेटरी में तो इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हैं ना, आप इंटरेस्ट रेट को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। मनी सप्लाई ज़्यादा करते हैं तो इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई आप कम कर दें, जब कम करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बिजनेसेस के पास लोन महंगे होंगे तो नहीं लेंगे, जिससे फिर वो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो फिर इम्पोर्ट भी कम हो जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी यूज़ करेंगे फिजिकल और मॉनेटरी। सप्लाई साइड पॉलिसी ये होती है कि अगर आप एजुकेशन पे पैसे खर्च करते हैं, अपनी ट्रेनिंग पे पैसे खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्नोलॉजी पर, ट्रेड यूनियन रिफॉर्म पे, तो उससे आपका जो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, यानी आपका लेबर जो है वो कम बनाता था, तो वो सारे ठीक हो जाएंगे।
प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से इस तरह ठीक होता है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से, कि जब आप एम्बार्गो, टैरिफ, कोटा, रेड टेप्स लगाएंगे तो उससे भी इंपोर्ट कम हो जाएंगी, और आप एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। और एक्सचेंज रेट पॉलिसी से ये होगा कि अगर आप ना अपना एक्सचेंज रेट कम कर लें, डी वैल्यू कर दें अपनी करेंसी को, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी और इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, ठीक है ना। आमतौर पर तो यही कहा जाता है, लेकिन कुछ एक और कंडीशंस हैं उसमें, सम टाइम ऐसा नहीं भी होता। अब एक नई चीज़ है, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी। नया नाम है आपके पास, एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी। देखें, ऐसी तमाम पॉलिसी जिसमें आप कंज्यूमर की इनकम को कम कर दें, यानी कम कर दें, तो उसको रिड्यूसिंग पॉलिसी कहते हैं। मसलन आप टैक्स ज़्यादा कर दें, इंटरेस्ट रेट को जो है ना वो ज़्यादा कर दें, तो लोगों कंज्यूमर की इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टैक्स रेट करने से तो आपको पता है कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और टैक्स रेट ज़्यादा करेंगे तो भी उन्होंने जो लोन लिए वो ज़्यादा फिर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो पैसे कम रह जाएंगे उनके पास ना खर्च करने के लिए, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, लोगों की इनकम कम होती है, तो फिर वो इम्पोर्टेड, जहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वो कम यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो अपनी इम्पोर्ट्स को भी फिर कम यूज़ करते हैं। इस तरीके से एक्सपेंडिचर डैम्पन हो जाती है, यानी जब आप लोगों, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी ये होता है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले कि जिसमें लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस को, गुड्स को ज़्यादा यूज़ करें और इम्पोर्टेड गुड्स को ना यूज़ करें। ऐसी होती है ना, पहले हम ऐसा करते हैं ना, डैम्पनिंग पॉलिसी देख लेते हैं। देखें, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी या डैम्पनिंग पॉलिसी देखते हैं, वो क्या होती है। मतलब पॉलिसी टूल्स डिजाइन टू रिड्यूस इंपोर्ट्स, ताकि लोग कम इंपोर्ट्स यूज करें, एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स बाय रिड्यूसिंग डिमांड। ठीक है, अब डिमांड जब यहाँ पर नहीं होगी, जब आप लोकली लोग इतनी चीज़ें नहीं डिमांड करेंगे, ठीक है, तो फिर वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी, सरप्लस चीज़ें बाहर चली जाएंगी, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। लेकिन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज ये होती हैं कि ऐसी पॉलिसीज जिनका पर्पस ये होता है, पॉलिसी टूल्स डिजाइन टू इनकरेज पीपल टू स्विच फ्रॉम बाइंग फॉरेन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, फॉरेन की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, इंपोर्टेड गुड्स ना यूज़ करें, जबकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स यूज़ करें, तो उसको आप एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी कहते हैं। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में सारे वो टूल इस्तेमाल होते हैं जो कि प्रोटेक्शन इस टाइप के, मसल एम्बार्गो लगा दें आप, जो है वो टैरिफ लगा दें, ये सारी चीज़ें। और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में आप टैक्स वगैरह लगा दें, तो उसकी वजह से हो जाता है काम। ठीक है, ब्लॉक कर देता है ना। नहीं वो तो उसकी पॉलिसी है ना, जो ब्लॉक कर देते हैं वो तो आपके पास रिड्यूसिंग में ब्लॉक कर एक्सपेंडिचर। देते हो, दूसरे में नहीं, एम्बार्गो लगा नहीं, नहीं, रिड्यूसिंग में आप टैक्स वगैरह यूज़ करके ना, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर कर आप अगर लोगों की इनकम को कम कर रहे हो, तो उससे जो है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो, पता क्या है, जब ये टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों की इनकम कम होती है, तो फिर लोग इंपोर्टेड गुड नहीं यूज़ करते, लोकली प्रोड्यूस गुड्स खरीदते हैं ना। ठीक है जी, वो होता है। तो इस वजह से भी जो है वो सारा सिलसिला चलता है। अब ज़रा देखें इसको, हमारे पास क्या था, ये था नेट एरर एंड ओमिशन, ये पढ़ लिया था, एक्सपेंडिचर स्विचिंग और डैम्पनिंग पॉलिसी वगैरह पढ़ ली थी, तो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ये वाला चैप्टर 48 तो हमने कर लिया, 48 किया ना। 49 की तरफ चाहते हैं कि ये क्या कहता है। चैप्टर नंबर 48 में तो स्विचिंग पॉलिसी एंड डैम्पनिंग पॉलिसी देख ली है हमने। आप लोग इसके नोट्स बना लेना और मुझे भेज देना, अभी तो टेस्ट भी आपका है। टेस्ट ही दें, आई थिंक टेस्ट इज़ द बेस्ट। टेस्ट के बगैर नहीं होता ये काम। नहीं जी, टेस्ट होना चाहिए। पूरा मॉक। मॉक नहीं, टेस्ट है, मैंने कल रात को दिया था। आप लोग ऐसा करें ना, हमजा, आप भी जो है ना वो देख लें, मैं 2 सवाल टेस्ट के तौर पर दे रहा हूँ। और इसके इसलिए कि ये टेस्ट नहीं होंगे ना, तो हमें क्या पता चलेगा, ये तो मैं अपने बस पढ़ा रहा हूँ बस, कुछ नहीं, कोई समझ नहीं आएगी क्या है क्या नहीं होगा। तो ये वाला चैप्टर हम कल करेंगे, बल्कि आगे भी कम करें, इस वीक में ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन साथ साथ टेस्ट भी होते रहेंगे। जब ये मेरे सेट कर लिए ना आपने, जो मैंने जो सेट दिए हुए 1 और 4 2 और 4, पता है ना आपको, इनको कर लेंगे ना, इसके बाद आप पास पेपर करने में नहीं मसला आएगा, सिवाय आपके उनका मसला आएगा जो डेटा रिस्पॉन्स है, हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे, बाकी हो जाएंगे। ठीक है, या रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ, और साथ ही फिर टेस्ट की जो है वो बात कर रहा हूँ, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।